तो रैशनल नंबर्स में ही डिस्कस करते टाइम पे हमने बोल दिया था कि इरेशनल नंबर्स में एक पर्टिकुलर टाइप के डेसिमल्स आते हैं। कौन से डेसिमल्स होते हैं वो? ऐसे डेसिमल्स जो कि ना तो टर्मिनेट होते हो और ना ही उसमें कुछ रेकरिंग हो। ठीक है, तो आपके पास इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में कौन आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, जिसमें कुछ बार लगाने वाली भी सिचुएशन ना हो और जिसमें कुछ एंड होने वाली भी सिचुएशन ना हो। तो अगर ऐसे कोई डेसिमल नंबर्स हैं जो आपके ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही उनमें कुछ रिपीटिशन होता है, दे आर एक्चुअली फॉल इनटू इरेशनल नंबर कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि आप रैंडमली कुछ भी लिख लो, सपोज 1.13789256 ऐसा करके कुछ लिखते जाओ। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है, ना ही ये एंड हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो कोई सा भी ऐसा नंबर हो, पाई के साथ भी यही दिक्कत है। पाई के साथ वो 3.142857 पता नहीं कुछ आगे आगे कुछ आता रहता है अपना अलग अलग। ठीक है, तो वहां पे भी हमारे पास यही दिक्कत होती है। आई एम नॉट श्योर कि ये इस तरीके का ही होता है पाई, बट 3.142 शायद है, उसके बाद की चीजें क्या है नहीं मुझे याद, बट आगे की चीजें कुछ ऐसी ही हैं जो कि कुछ ना तो पैटर्न बनाती हैं और ना ही वो एंड होती हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स में ये भी आपका आ जाता है। ई के साथ मैंने बताया था कि ई इज ऑल्सो अ नंबर जिसका आपको अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए। जैसे पाई का आपको पता होता है कि पाई इज अप्रोक्सीमेटली 22/7। सिमिलरली ई इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर विच इज कंसिडर्ड समथिंग अराउंड 2.70 और 2.71। ठीक है, तो ये आपका ई के लिए अप्रोक्सीमेशन होता है। ई इज अप्रोक्सीमेटली 2.71 कह लो बल्कि। ठीक है, तो ये जो नॉन रेकरिंग डेसिमल्स अगर आपको कहीं भी इस तरीके के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दिखते हैं तो फिर आपका वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले गए। इसके अलावा आपके पास कुछ रूट वगैरह के टर्म्स में अगर देखे जाए तो √5 लिखा हुआ है ना, जिसको आप निकाल करके कुछ सिंपल सा नहीं बता सकते हो, तो वहां पे दिक्कत है। जो क्वांटिटी एक तरीके से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर आप ऐसे कह लो 2 + √3 लिखा हुआ है और उसका अंडर रूट कर दिया गया, ये भी एक इरेशनल क्वांटिटी है। इरेशनल तो आपका ये भी है, इरेशनल आपका ये भी है, क्योंकि अगर 2 में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन √3 जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? दिस विल बी समथिंग अराउंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल बट समथिंग कैन बी अप्रोक्सीमेशन। अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेशन आपका 3.732 ऐसे करके कुछ आता रहेगा, है ना। √3 की वैल्यू अराउंड होती है आपका, जो हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर करते हैं 1.732। ठीक है, √2 की भी वैल्यू आप देख लो एक बार को, इसका अप्रोक्सीमेशन होता है 1.414। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली अगर कह देंगे तब तो ये रैशनल हो जाएगा, बिकॉज ये टर्मिनेट हो गया डेसिमल्स। ठीक है, √5 भी आप देख लो एक बार को, √5 आपका होता है कुछ 2.236 ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशंस होते हैं जो आपको थोड़े यूजफुल रहते हैं, इनको अगर आप याद रखें बेहतर रहेगा, अभी से याद रखें क्योंकि आगे चल के याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी जो है इरेशनल की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरीके से आप कह लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 7 4th रूट और उसका भी मान लो 3rd रूट। ठीक है, क्यूब रूट मतलब 7 रेज़ टू पावर एक तरीके से 1/4 और उसका भी क्यूब रूट, तो ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? इरेशनल क्वांटिटी ही कहलाएगी। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर टाइप का सिचुएशन बनता है कि इरेशनैलिटी का प्रूफ। ठीक है, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि √5 हमारा इरेशनल है। ठीक है, 2 ये क्वांटिटी इरेशनल है, ये क्वांटिटी इरेशनल है। ठीक है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? ठीक है, तो एक तो चीज हो गई कि भाई आप ऐसे डेसिमल में निकाल करके दिखाओ कि ना तो कोई टर्मिनेशन है ना ही कोई रिपीटिशन है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या है वो मेथड? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी क्या कहा था मैंने? कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड का मतलब क्या हुआ? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर उसको बोले तो उसको कहते हैं विरोधाभास।
मतलब दो ऐसी चीजें जो कि एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, एक दूसरे को काटती हो एक तरीके से, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएं, तो वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का और इस सेंस में क्या मीनिंग है उसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है प्रूव दैट √2 इज अ इर्रेशनल क्वांटिटी, ठीक है, इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपने क्या करना है, आपको क्या करना था, एक तरीके से क्वेश्चन है आपका √2 मतलब प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आप रेदर देन, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। रेदर देन ये सोचने के कि इर्रेशनल नंबर है, आप ये ट्राई करो, ठीक है, आप पहले एज्यूम कर लो, ठीक है, आप एज्यूम कर लो कि नहीं भाई √2 उल्टा रैशनल नंबर है, उल्टा मानना है तुम्हें, एज्यूम करना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर उसको प्रोसेस करके ऐसे फॉर्म में ले आकर के छोड़ना है जहां पे तुम्हें समझ में आए कि ये एजम्पशन जो था हमारा रॉन्ग था। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि पहले आपको जो प्रूफ करना है उसको नहीं, उसके उल्टा वाला आप एज्यूम कर लो, और फिर उसको प्रोसेस करते हुए एक ऐसी सिचुएशन में ले आओ जो आपके फंडामेंटल्स जो है मैथमेटिक्स के उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे। ठीक है, फिर आप कहोगे इसका मतलब कि जो हमने ओरिजिनली एज्यूम कर रखी थी बात वो गलत थी, क्योंकि वो फंडामेंटल्स मैथ्स के तो रॉन्ग नहीं हो सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही क्या कहा मैंने। हमें क्या करना है, हमें जो हमने प्रूव करना है उसका उल्टा एज्यूम करना है, और फिर हमें उसको प्रोसेस करके एक ऐसी कंडीशन में लेकर के आना है जहां पे इन ऑर्डर टू मेक दोज एजम्पशंस ट्रू आपको कुछ फंडामेंटल्स मैथ्स के जो हैं वो ट्वीक करने पड़ जाएं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स तो ट्वीक नहीं होंगे, इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। कैसे करेंगे इस सिनेरियो में, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली चीज यही है एक तरीके से सोल्यूशन की कि एज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या करना है, एज्यूम करना है कि √2 आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये आपका मेथड जो है ये आगे भी काम आता है, ये इवन आपको जब आप आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन भी करते हो तो उस टाइम पे भी आपका ये मेथड काम में आता है कि आपको कई बार कुछ प्रूफ्स के लिए या फिर कई बार कुछ चीज़ों तक पहुंचने के लिए जो ले आना है उसके जस्ट अपोजिट आपको कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है, और फिर आपको दिखाना पड़ता है कि ये बात सही नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एज्यूम कर लिया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी। हमने कहा कि √2 आपका रैशनल नंबर है। अगर आपका √2 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब है कि √2 शुड बी समथिंग इन फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब ये हुआ कि √2 आपका p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p and q belongs to integer and q is not equal to 0। ठीक है, q आपका 0 नहीं है, pq आपके इंटीजर्स हैं, ऐसे कोई p और q एग्जिस्ट करते ही होंगे अगर ये क्वांटिटी आपकी एक रैशनल नंबर है तो। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, आपने कहा कि चलो अब आगे क्या किया जाए। अच्छा, अब p और q अगर आपके इंटीजर हैं तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि p और q आप सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कहने का मतलब हुआ कि p एंड q, ठीक है, उन दोनों एक दूसरे के को प्राइम हो। टर्म हमने आपको बताई थी को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता था, दोनों का HCF 1 होना चाहिए, मतलब फर्दर सिंप्लीफाई ना किया जा सके, p/q आपका फिक्स रहे। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, where pq belongs to integer, q is not equal to 0, and साथ में आप कह सकते हो कि p and q are co-prime। ठीक है, co-prime मैंने पहले भी टर्म बताई है आपको, फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि co-prime का मतलब होता है अगर दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका HCF 1 आता है तो p और q आपस में co-prime कहलाते हैं। और इस सेंस में मतलब हुआ कि p और q अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इट इज नॉट 2/4, इट इज ऑलरेडी 1/2 एक तरीके से सबसे सिंपल फॉर्म में। ठीक है, तो √2 अगर आपका p/q है तो आप यहां पे क्या कह सकते हो कि इसका मतलब अगर मैं स्क्वायर करता हूं दोनों साइड तो p²/q² इज इक्वल टू 2, और दैट मीन्स कि p² इज इक्वल टू 2q²। सही है इतनी बात। मैंने क्या कहा कि √2 को अगर हम p/q कंसीडर कर सकते हैं तो दैट मीन्स p² शुड बी इक्वल टू 2q²। अब p² और 2q² अगर बराबर हैं तो इसका मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करें, और यहीं पे हम ट्राई करेंगे कि ये चीज प्रूव हो जाए कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन रॉन्ग है। हमने एज्यूम किया ये कि √2 को p/q के तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं,
और फिर हमने कहा कि इसके लिए पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर होना चाहिए। अब आप देखो एक चीज कि अगर आपका पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है ना, इसको कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ये p अगर इंटीजर है तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है। सही है बात, पी स्क्वायर आपका 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ये बात ट्रू है तो p ये इंटीजर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 कह सकता हूं यहां से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग इंटीजर, यही लिखा है ना, तो इसका मतलब आपका पी स्क्वायर कैसा है, 2 से डिविजिबल है। तो हमने कहा कि दिस सजेस्ट्स, ठीक है, एक तरीके से अगर इसको लिखना चाहें तो इट सजेस्ट्स पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर आपका कैसा है, 2 से डिविजिबल है ना। अब पी स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो अब आप सोचो जरा कि p भी 2 से डिविजिबल होगा। सही है इतनी बात, p आपका कैसा होगा, 2 से डिविजिबल होगा ना। p स्क्वायर में 2 का फैक्टर है तो p में भी 2 का फैक्टर होगा। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कहें कि 7 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, नहीं हो सकता क्योंकि 7 आपका 2 से डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है। 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 4 वॉज डिविजिबल बाई 2, है ना। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, पी स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो p भी जो रहा होगा वो कैसा रहा होगा, 2 से डिविजिबल रहा होगा ना। भाई ये लिखा क्या है, p इंटू पी, यही लिखा है ना, तो p में 2 का फैक्टर तो होना चाहिए तभी तो ये डिविजिबल हुआ 2 से, ठीक है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, p इज डिविजिबल बाई 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर p मेरा 2 से डिविजिबल है तो आई कैन कंसीडर p एज सम 2 लैम्डा। p अगर 2 से डिविजिबल है तो p को 2 लैम्डा माना जा सकता है, ठीक है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर, लैम्डा को इंटीजर होना चाहिए। सही है इतनी बात भाई, अगर p 2 से डिविजिबल है तो p को 2 लैम्डा मान सकते हो ना, जहां की लैम्डा तुम्हारा कैसा है, एक इंटीजर क्वांटिटी है, तो p इज इक्वल टू 2 लैम्डा। अब p अगर 2 लैम्डा हुआ तो फिर से वापस इस पे जाओ, ये आपका इक्वेशन 1 मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। अब अगर आपका p 2 लैम्डा टाइप का है तो फिर से आप एक बार यहां पे जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, p स्क्वायर इज 2 लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक है, p की जगह आपने 2 लैम्डा रख दिया, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। इसका मतलब क्या आया कि 2 लैम्डा स्क्वायर, ये 4 लैम्डा स्क्वायर होगा, इस 2 से 1 कट जाएगा, इज इक्वल टू q स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब मुझे क्या पता चला कि q स्क्वायर आपका क्या है, 2 लैम्डा स्क्वायर है ना, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, भाई लैम्डा इंटीजर था तो लैम्डा स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम इंटीजर, विच मींस कि q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इट सजेस्ट्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये आपका 2 से डिविजिबल है। अगर आपका q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हुआ, q स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल हुआ, तो जैसे यहां पे मैंने कहा कि अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा 2 से। सेम वे आप कह सकते हो कि q स्क्वायर अगर आपका 2 से डिविजिबल है तो इट मींस कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है, तो q आपका 2 से डिविजिबल होगा। अब इससे बात क्या बन गई, इससे बात ये बन गई कि p आपने पहले ही कहा कि ये डिविजिबल है 2 से, आपने कहा q भी डिविजिबल है 2 से, ठीक है, तो p और q आपके दोनों ही 2 से डिविजिबल हो गए, ठीक है, p भी आपका डिविजिबल है 2 से, q भी आपका 2 से डिविजिबल है। तो आपने कह दिया कि p और q दोनों अगर डिविजिबल है 2 से तो HCF ऑफ PQ इज 2, कम से कम 2 तो होगा, 2 का कोई मल्टीपल हो जाए वो बात ठीक है, लेकिन ये मुझे दिख रहा है कि p और q दोनों अभी 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन में है, और अगर 2 से डिविजिबल होने की कंडीशन में है तो p और q आपके कोप्राइम नहीं हो सकते। चलिए मैं इसको HCF नहीं लिखता बट मैं ये लिख देता हूं कॉमन, मतलब 2 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q, ठीक है, 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ p एंड q, ये बोल सकता हूं,
HCF नहीं तो ये कम से कम मल्टीपल ऑफ P एंड Q। तो 2 जो है आपका P और Q दोनों का कॉमन मल्टीपल है, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। जबकि हमने यहां पे क्या कह रखा था, P एंड Q आर को प्राइम। तो जो हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था ये बात यहां पे आकर के कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। हम ये लेकर के चले थे और प्रोसेस करते करते हमें पता चल रहा है कि 2 कॉमन मल्टीपल है P और Q का। तो जो हमने यहां पे एज्यूम कर रखा है, ये पूरी स्टेटमेंट जो आपने एज्यूम कर रखी है, इसका मतलब वो रॉन्ग है। ठीक है, तो √2 को P बाई Q के तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ये बात सिर्फ इस पे नहीं रुकेगी कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने एज्यूम कर रखी थी बात, ये बात गलत हो गई। हमने एक थॉट लेकर के चलना शुरू किया और हमें पता चला कि जो हमारा ओरिजिनल थॉट था वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो यहां पे आप आगे लिख सकते हो कि 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ P एंड Q विच कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, इस चीज को आप लिख लो आगे। ठीक है, एक बार इसको आप पॉज करके वीडियो पहले आराम से इसको लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो एक बार इतना आप लिख लो, अब मैं आगे की चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स 2 is common multiple of P and Q which contradicts our original assumption that P and Q are co-prime, which means our assumption that √2 is a rational number is wrong. ठीक है, 2 is a common multiple of P and Q which contradicts our assumption that P and Q are co-prime. In turn, our assumption that √2 is a rational number is also wrong. This way we can prove कि √2 आपका irrational number होगा। ठीक है, तो हमने ये नहीं कभी प्रूव किया कि √2 इरेशनल है, हमने हमेशा ये प्रूव किया यहां पे कि √2 रैशनल नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से एक्सप्रेस करना शुरू किया और लास्ट में हमें पता चलता है कि आपका कॉमन मल्टीपल मतलब जो भी हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था उसको कुछ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब है कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपका इस तरीके से वर्क करता है और √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी हो, आप सेम वे में प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी है। आइए कुछ और भी एग्जांपल्स ऐसे रिलेटेड देखते हैं। नेक्स्ट अपन केस देखते हैं, 3 - √5 को प्रूव करना है इरेशनल है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसका प्रोसेस, कॉन्ट्राडिक्शन ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां पे इस तरीके के केसेस को आप कैसे प्रोसेस करोगे, तो आप देखो 3 - √5 के बारे में कहा गया कि ये क्वांटिटी आपकी इरेशनल है। तो आपको क्या एज्यूम करना होगा कॉन्ट्राडिक्शन में कि 3 - √5 इज अ रैशनल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने एक एज्यूम कर लिया। ठीक है, कि एज्यूम 3 - √5 इज रैशनल। अब रैशनल जैसे ही हमने एज्यूम किया वैसे ही हमारे पास आ गया कि 3 - √5 शुड बी रिटन एज P by Q where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0 and P, Q are co-prime। ठीक है, 3 - √5 आपका P by Q के बराबर है। P और Q आपके इंटीजर्स हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, Q को मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मेथड डिफरेंट है पिछली बार से। ठीक है, दो ही मेथड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या तो पिछला वाला या तो ये वाला। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3Q - Q √5 इज इक्वल टू P, है ना। आपको क्या करना है, आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है, बल्कि ये भी करने की जरूरत है नहीं, √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आप तो ऐसे कर दो कि 3 - P by Q इज इक्वल टू √5। आप √5 को बाकियों के टर्म्स में, मतलब जो इरेशनैलिटी क्रिएट करने वाली चीज है वो तो आपको पता है भाई देख करके कि √5 आपका इरेशनैलिटी क्रिएट करेगा। तो √5 को, ठीक है, बाकियों के टर्म्स में लिखने की ट्राई करो। तो यहां पे हमें पता चला कि √5 कैन बी रिटन एज दिस, विच मीन्स कि √5 इज इक्वल टू 3Q - P डिवाइडेड बाई Q, है ना। ठीक है, इतना √5 इज इक्वल टू 3Q - P डिवाइडेड बाई Q। अब यहीं पे आपको सबसे पहले दिख गया कि अगर आपका P और Q इंटीजर था तो 3Q भी इंटीजर होगा, माइनस P करोगे तो एक इंटीजर ही आएगा, नीचे भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो √5 इधर लिखा है और इधर क्या पता चल रहा है, सम इंटीजर बाई इंटीजर। ठीक है,
मतलब कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, रैशनल हो गई ना भाई। √5 आपका इधर था और इधर आपने क्या बना दिया, एक रैशनल चीज बना दी। तो ये हमें पता चलता है कि इफ P एंड Q आर इंटीजर्स, जो कि हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है, देन RHS राइट हैंड साइड इज रैशनल। राइट हैंड साइड इस केस में आपका कैसा होगा, रैशनल होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड इज रैशनल। PQ आर इंटीजर, देन राइट हैंड साइड इज रैशनल। वाइल लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, वाइल लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल। अब अगर कोई कहता है कि भाई ये √5 क्यों इर्रेशनल है, तो आप जैसे √2 को आपने प्रूव करके दिखाया है, वैसे ही √5 को भी प्रूव करके दिखा दीजिए कि √5 हमारा इर्रेशनल है। तो ये क्वांटिटी रैशनल है, ये क्वांटिटी इर्रेशनल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वालिटी यहां क्रिएट हुई है, ये इक्वालिटी गलत क्रिएट हो गई। मतलब जो हमारा ओरिजिनल एजम्पशन है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये इक्वालिटी क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज RHS इज रैशनल व्हाइल LHS इज इर्रेशनल। ठीक है, सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन, ठीक है, सो आवर ओरिजिनल एजम्पशन इज रॉन्ग। ये आपका एजम्पशन जो है वो रॉन्ग है कि ये क्वांटिटी आपकी कैसी थी, रैशनल थी। ठीक है, अब LHS इर्रेशनल है, वो बात मैंने यहां प्रूव करके नहीं दिखाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज हमने पिछले क्वेश्चन में यही करी थी। ठीक है, तो यहां पे RHS आपका रैशनल और LHS इर्रेशनल है। इसका मतलब कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करनी चाहिए थी, बट ये होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनली जो चीज एज्यूम करी होगी दैट वाज रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राडिक्शन है मेथड। आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, कुछ हमें एज्यूम करना है जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, और उसको प्रूव करते हुए आगे आना है। ठीक, आगे जाकर के हमें दिखाना है कि ये बात एक्चुअली होल्ड नहीं कर सकती, दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल एजम्पशन जो था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इर्रेशनैलिटी के लिए प्रूफ्स करते हैं। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी वाला पोर्शन बस इसी दो मेथड्स के साथ यहीं पे हम एंड करेंगे। तो इनइक्वालिटीज में क्या है, सबसे पहले अगर हमें कहीं ऐसा दिया जाता है, ठीक है, पहले मैं समझा लेता हूं कि इसका मीनिंग क्या होगा या फिर उसके ऑपरेशंस किस तरीके के हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A और B, और कहा जाए कि A इज ग्रेटर देन B, ठीक है, A इज ग्रेटर देन B ऐसा बोल दिया गया है, तो मैं इसमें क्या क्या ऑपरेशंस और अप्लाई कर सकता हूं। अगर ऐसा गिवन है, इफ A इज ग्रेटर देन B, दिस पार्ट इज गिवन ऑलरेडी, इसके बेसिस पे क्या क्या रिजल्ट्स बताए जा सकते हैं। तो अब आप सोचें कि अगर मैं मान लो कोई एक पर्टिकुलर नंबर ही दोनों साइड ऐड कर दूं तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? अगर A B से बड़ा था और दोनों साइड मैंने मान लो कि K ऐड कर दिया, तो अभी भी ऐसा ही रहेगा भाई, A प्लस K इज ग्रेटर देन B प्लस K। K पॉजिटिव निगेटिव हो कैसा है, इससे कोई फर्क तो नहीं आएगा ना शायद, पक्का। तो A प्लस के ग्रेटर देन B प्लस के, मतलब कोई एक पर्टिकुलर नंबर अगर हमने दोनों साइड इनइक्वालिटी के ऐड कर दिया तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रह जाएगी। ये एक्सप्रेशन मैं बोल सकता हूं करेक्ट है। ये हमारा पहला ऑपरेशन है। ठीक है, कि A और B दोनों साइड अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमने ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज जो पहले था वैसा ही रह जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैंने ऐड किया है सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी तो ऐसी बात रहेगी ना। अगर दोनों ही साइड में K को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भी ऐसी ही बात रहेगी, कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा, है ना। अब और आगे क्या बोल सकते हैं, आगे अपन ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए अगर मैं A में इस नंबर से अगर मैं सोचूं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने में क्या इफेक्ट आएगा? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A इंटू के B इंटू के। चलो पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी कैसे लगाऊं? सोचो थोड़ी देर के लिए, इनइक्वालिटी पे क्या कंडीशन लग सकती है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सोच लो कि दो नंबर्स हैं, A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, ठीक है, मान लो A को 5 मान लो, B को 3 मान लो, तो क्या मैं ऐसा इसमें किस तरीके की इनइक्वालिटी लगाऊंगा? तो आप खुद से समझ सकते होगे कि ये A इंटू के, ठीक है, और ये B इंटू के, यहां तक तो ठीक है, लेकिन K कैसा था ये भी मैटर करेगा। K अगर पॉजिटिव है तो आप समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, मेरे पास 5 था A, B था 3, ठीक है, तो अगर A
5 था, b 3 था, तो इस तरीके की इनइक्वालिटी प्लेस हुई होगी। अब मैंने क्या किया कि दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 बन गया, ये 6 बन गया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 ग्रेटर देन 15 बन गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं कहता हूं मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा -3। तो अब देखो इनइक्वालिटी तो पलटनी पड़ेगी ना, ये बड़ी क्वांटिटी हो गई। तो अब देखिए इस एक्चुअली ऑपरेशंस में आपको यही समझना है कि कब इनइक्वालिटी पलटेगी, कब इनइक्वालिटी किन ऑपरेशन से नहीं पलटेगी, किस तरीके से हम उस पे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यही समझना है आपको, ठीक है। तो a इंटू के b इंटू के को हम कंपेयर करना चाह रहे थे। हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक मेरा k पॉजिटिव था तब तक इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने k को नेगेटिव डाला इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया। और ऑफ कोर्स हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, k की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी तरीके का एक्सप्रेशन देगा, जो पुरानी इनइक्वालिटी थी वो एज इट इज मेंटेन रह जाएगी। लेकिन जब आप k कोई नेगेटिव क्वांटिटी लेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। तो वही सेम चीज यहां पे भी हम कह रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट बट दिस मींस कि k शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर a इंटू के, ठीक है, लेस देन b इंटू के हो जाएगा इफ k इज लेस देन 0। अगर k हमारा नेगेटिव था तो हमने जब मल्टीप्लाई किया होगा तो हमारी इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या बात हुई यहां पे, हमने कहा एडिशन से तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो जिस टर्म से मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है वो टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो टर्म पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म में अपन स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके का। मान लीजिए कि अपन ले लेते हैं कि a ग्रेटर देन b है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्स डिवीजन से आप कंपेयर कर ही सकते हो, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं a ग्रेटर देन b पे अगर हम स्क्वायर्स वगैरह अप्लाई करना चाहें तो अगर a मेरा ग्रेटर देन b है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा, बोल सकता हूं क्या? थोड़ा सोचो इस चीज के बारे में, अलग अलग a और b के कॉम्बिनेशंस लेके ट्राई करो कि a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर ऐसा बोला जा सकता है क्या कि अगर a ग्रेटर देन b था, ठीक है। मैं इसका एक बार को आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए a के बारे में आप क्या बोलोगे, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास था 5 ग्रेटर देन 3, मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, एग्जांपल आपको इधर लेकर के समझा रहा हूं। 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है, आपने स्क्वायर किया खुशी खुशी, स्क्वायर कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी भी आप खुश हो गए। लेकिन अब आगे बढ़े हम, -5 ग्रेटर देन कुछ होगा क्या, -5 ग्रेटर देन -7, ठीक है। अब आप स्क्वायर कीजिए, क्या हो रहा है, यहां आ रहा है आपका 25 और यहां आ रहा है 49। आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ, ये साइन चेंज हो गया इनइक्वालिटी का। अच्छा, तो आप कहे अभी आपने सेकंड वाला तो आपने पढ़ ही लिया है, तो आपको समझ में इतना तो आ ही गया है कि पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ चक्कर तो पड़ता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया। अच्छा, फिर आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि भाई अगर मैं 5 ग्रेटर देन -3 लिखता हूं और अब स्क्वायर करता हूं तब तो मुझे ऐसा ही मिलेगा। फिर मैं और दिक्कत में आपको डालने के लिए ऐसा एग्जांपल ले लिया, 5 ग्रेटर देन मैंने -7 ले लिया, तो इस बार देखिए 25 और इधर से आएगा 49, इस बार इनइक्वालिटी साइन पलट गया, ठीक है। अब देखिए आप इस बेसिस पे, इन चारों रिजल्ट्स के बेसिस पे आप क्या क्या पर्टिकुलरली आप बोल सकते हैं। आप देखिए जब a ग्रेटर देन b था तो a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये मैं बोल सकता हूं, ठीक है। बेसिकली मैं इनमें से किन एग्जांपल्स को यूज करूंगा, पहले 2 एग्जांपल्स को यूज करूंगा और इसके बेसिस पे अपनी थ्योरी बनाऊंगा। क्या है, a ग्रेटर देन b था मेरा, तो a स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन b स्क्वायर होगा। कब ऐसा बोला मैंने, जबकि a और b दोनों पॉजिटिव हो। पक्का है, a और b अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ऑफ कोर्स ये वाला स्क्वायर बड़ा, ये वाला स्क्वायर छोटा ही रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा कि दिस थिंग इफ a एंड b आर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे, अगर मान लीजिए हमने a और b दोनों निगेटिव थे मेरे, ठीक है, a और b दोनों निगेटिव थे। अब आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन कैसे भी ट्राई कर लीजिए, आप हमेशा देखोगे कि अगर a और b दोनों निगेटिव थे तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। ध्यान दीजिए, इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे मैंने पलट के लिखा है, a ग्रेटर देन b था, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर हो जाएगा। कब,
इफ ए बी आर निगेटिव, अगर दोनों नंबर्स निगेटिव थे तो ए स्क्वायर हमारा कैसा हो जाएगा, बी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला एग्जांपल इसको प्रूव भी कर रहा है कि ए ग्रेटर देन बी था, ए स्क्वायर कैसा हो गया, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन बी स्क्वायर हो गया, इनइक्वालिटी साइन हमारी चेंज हो गई। वहीं पे अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों में एम्बिग्विटी है। जब कभी भी ऐसा हो कि इनइक्वालिटी के एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड निगेटिव है, तो स्क्वायर ही मत करो, ठीक है? कुछ भी करो स्क्वायर मत करो। क्या कहा गया कि जब ए बी पॉजिटिव है तब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो स्क्वायर। ए बी निगेटिव है तो इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा लेकिन कर लो स्क्वायर। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव क्वांटिटी है तो स्क्वायर ही मत करो, यही सही है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज हमने स्क्वायर्स के टर्म्स में यहाँ पे डिस्कस की है। आपको इन एग्जांपल्स के थ्रू इस बारे में बात समझ आ जानी चाहिए कि हमने अवॉइड क्यों किया है ए और बी का वो कॉम्बिनेशन जबकि कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो। अपन स्क्वायर करेंगे कब? जबकि दोनों पॉजिटिव हो दोनों निगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव होंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं डालेंगे, दोनों निगेटिव होंगे तो अपन इनइक्वालिटी को हर बार चेंज करके लिखेंगे। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए कि अगर मैं मान लीजिए इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं, ए ग्रेटर देन बी है, अब मैं 1/a और 1/b की बात कर रहा हूं, क्या इफेक्ट आएगा यहां पे? 1/a और 1/b की अगर हम देखें तो 1/a, अगर मेरा a और b दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, a और b मेरे पास दोनों चीजें कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव थे तो मैं कह सकता हूं क्या ऐसा होगा। फिर से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गणित में सॉल्व करके बता रहा हूं, ये अपने आप नॉर्मल एग्जांपल इसी तरीके नंबर्स लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 5 ग्रेटर देन 3 था, 1/5 1/3, ठीक है इतनी बात, बिल्कुल इसी तरीके से -5 अगर हमारा देखें, -5 हमारा लेस देन -3 था, है ना? अब आप रेसिप्रोकल कीजिए, क्या आएगा, -1/5 इधर आएगा -1/3, क्या हुआ, ये वाली क्वांटिटी बड़ी हो गई ना, निगेटिव है और अगर हम कहें मैग्नीट्यूड वाइज तो ये छोटी है 1/5, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी बड़ी हो गई, तो -1/5 ग्रेटर देन -1/3। अच्छा, ये दो चीजें ऑब्जर्व हो गई। तो इनके बेसिस पे हमने ये कंपेयर करने गए थे हम, ठीक है? अभी हम और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए 5 ग्रेटर देन -3 था, 5 ग्रेटर देन -3 पे अगर हम कहें तो 1/5 और -1/3, ठीक है? इनमें भी हम अवॉइड करेंगे ऐसा केस जबकि एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव लिख रखा हो, ठीक है? उसमें फालतू में एम्बिग्विटी होगी, वो चीज को हम अवॉइड करेंगे। अपन क्या कहेंगे कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो ये बात हम एज इट इज लिख सकते हैं। एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव होगा तो ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल होने के बाद भी जो पॉजिटिव साइड रही होगी वही बड़ी रही होगी, है ना भाई? ए अगर पॉजिटिव है बी निगेटिव है, रेसिप्रोकल करोगे तो इधर तो निगेटिव ही रहेगा ना, और इधर कैसा रहेगा, ठीक है, इधर अपना निगेटिव ही रहेगा और इधर अपना कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो वैसे कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आप समझ सकते हो। मैं बेसिकली जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल समझा रहा हूं। ये बात तो आप समझ ही सकते हो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी निगेटिव क्वांटिटी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हमेशा बड़ी ही होगी। ये बात तो आप समझ ही सकते हो। मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे लेस देन लिख दिया था, वो ग्रेटर देन होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ए और बी, ए ग्रेटर देन बी था जैसे यहां पे, तो 1/a लेस देन 1/b बोलेंगे इफ ए बी आर पॉजिटिव। दोनों ही कैसे थे, पॉजिटिव थे। इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, इसके बेसिस पे मैं बोलूंगा कि भाई मेरा a लेस देन b था लेकिन 1/a कैसा हो गया, ग्रेटर देन हो गया, मतलब इनइक्वालिटी पलट गई। तो अगर a मेरा ग्रेटर देन b रहेगा, है ना, इफ a ग्रेटर देन b, है ना, देन 1/a इनइक्वालिटी पलट दो, कब, इफ a b आर निगेटिव। और जब दोनों अपने पास साइन अलग अलग हो तो हम डायरेक्टली वैसे ही बता सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वही बड़ा होगा, जो निगेटिव है वो छोटा होगा। तो ये हमारा रेसिप्रोकल्स का केस हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट एक बार को डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक नंबर था इनइक्वालिटी के लिए, दो पार्ट्स लेता हूं मैं। एक दिया हुआ है a ग्रेटर देन b एंड एक और दिया हुआ है इनइक्वालिटी c ग्रेटर देन d, ठीक है? a ग्रेटर देन b भी गिवन है, c ग्रेटर देन d भी गिवन है। तो इसके बेसिस पे अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं ना, a प्लस c विल बी ग्रेटर देन b प्लस d, कह सकते हैं क्या?
भाई ए बी से बड़ा था, सी डी से बड़ा था, तो दोनों बड़े वालों का जोड़ अभी भी ज्यादा होगा दोनों छोटे वालों के जोड़ से, है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन के बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे हम, एडिशन पे केवल कमेंट करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी पे भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। नो सच कमेंट, नो सच कमेंट फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन में एक केस आएगा, अभी मैं आपको वो चीज समझाता हूं आगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले मैं डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह क्यों अवॉइड करने की बात कर रहा हूं वो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास था कि 5 ग्रेटर देन 3 है ना, और आप देखिए मैं मान लेता हूं कि 3 ग्रेटर देन 2 है ना। अब आप देखो जब डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, अब डिफरेंस लो इस साइड का, 2 ग्रेटर देन 1, आप खुश हो गए। फिर हम उल्टा लेते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 को ऊपर लिख दिया, 5 ग्रेटर देन 3 को नीचे लिख दिया। अब देखिए डिफरेंस लोगे आप, -2 आएगा, यहां पे कितना आएगा, -1। इस बार तो इनइक्वालिटी पलट गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस बार का तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि हमने ऊपर कौन सा लिख दिया, नीचे कौन सा लिख दिया, और इसी वजह से ये वाला सब्ट्रैक्शन पे हम कमेंट नहीं करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करता हूं। होप कि ये वाली चीज आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी कि क्यों हमने अवॉइड किया है यहां सब्ट्रैक्शन पे कोई भी कमेंट करना। मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या स्टेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या चीज आएगी, मल्टीप्लिकेशन में ए बी सी डी, अगर एक केस ऐसा लूं कि सब कुछ पॉजिटिव है, ए बी सी डी सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो भाई दो बड़े पॉजिटिव्स का मल्टीप्लिकेशन दो छोटे पॉजिटिव्स के मल्टीप्लिकेशन से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो ए सी ग्रेटर देन बी डी। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज के कुछ ऑपरेशंस हो गए जो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं ऑपरेशन, नेक्स्ट जो भी अपना हो, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा कह लीजिए आप। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मतलब मुझे नंबरिंग नहीं याद है, आप नंबरिंग आगे कंटिन्यू कर लेना। इफ ए ग्रेटर देन बी, ये पार्ट हमने कहा था, ये पार्ट गिवन है, तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि जब मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इफेक्ट आएगा। अभी मैंने वैसे कोई स्पेशल केस नहीं है, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है, हमने जब के से मल्टीप्लाई किया था तो उसका क्या मतलब होता था, के मतलब कुछ भी रख दो। अब उसी के की जगह पे अगर मैं -1 रख दूं तो क्या इफेक्ट आएगा, -a, और यहां -b, लेकिन हमने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, किससे, -1 से, तो इनइक्वालिटी साइन मेरा पलट जाएगा। इफ a ग्रेटर देन b देन -a लेस देन -b, ये स्टेटमेंट ठीक है क्या। अब अगर ये बात ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये चीज आपको फ्रीक्वेंटली यूज करनी पड़ेगी कि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस साइन से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई या फिर -1 से डिवीजन, तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाती है। इस बात को हम केवल यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट अपन सोचते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये भी देख लें कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि कुछ इस तरीके का दिया गया कि ए, ये बल्कि ए ग्रेटर देन बी से रिलेटेड नहीं, आप अलग से इसको पॉइंट लिखो। वो पॉइंट क्या लिख सकते हो आप कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपन अवॉइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज अवॉइडेड, ठीक है, अनलेस वी आर श्योर ऑफ द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम तब तक अवॉइड करेंगे अगर ऐसा कुछ लिखा गया a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। a बाई बी ग्रेटर देन c बाई डी, ये अगर दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अवॉइड करेंगे। अभी तक इक्वलिटी रहती, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता, आपने को ad कर दिया, bc कर दिया, है ना, सब मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन अब यहां दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी के केस में हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, उसका रीजन है। अब आप अगर b से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो इफेक्टिवली आपने क्या सोचा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब यहां क्या होगा, अगर मैं b को इधर भेजता हूं, d को इधर भेजता हूं, या पहला स्टेप केवल मैं लेता हूं b को इधर भेजने का,
मैंने ये सोचा होगा कि भाई मैं b से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं, कह सकता हूं मैं b को इधर भेजने का मतलब क्या है कि दोनों साइड मैंने b से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने दोनों साइड b से मल्टीप्लाई किया और मुझे b के साइन के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं फाइनली रिजल्ट कैसे लिखूंगा? मैंने अभी बताया था ना कि जब आप एक पर्टिकुलर नंबर से a के b के वाला जो कंपैरिजन था, a के को ग्रेटर देन b के बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है कि k का साइन क्या है। तो उसी तरीके से यहां पे अगर मैं b से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मुझे पहले b के साइन के बारे में पता रहना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए कि भाई चलो b जो मेरा हमेशा पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वहीं अगर b मेरा निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, यही फर्क पड़ेगा ना। b अगर एक निगेटिव नंबर है, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या इफेक्ट आएगा? देखो अपन कह रहे हैं कि अगर b पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई में करना चाहूं तो रिजल्ट क्या बनेगा? a ग्रेटर देन बी सी बाई डी, ऐसा ही बनेगा ना। b मेरा पॉजिटिव नंबर था, b से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर a बचा, इधर बचा बी सी बाई डी। b पॉजिटिव था इसलिए हम इस तरीके का कमेंट कर पाए। अगर मेरा b निगेटिव होता तो क्या करते? b से मल्टीप्लाई करते, इधर a आता, इधर मल्टीप्लाई करते बी सी बाई डी आता, लेकिन b अगर मेरा निगेटिव रहता तो ये इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाती? चेंज हो जाती। यही था ना, a के लेस देन b के हो जाता है ना। तो मुझे ये पता होना चाहिए था कि b मेरा कैसा है। b मेरा पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे इफेक्ट नहीं आएगा, b निगेटिव है तो इनइक्वालिटी साइन पे इफेक्ट आएगा। अब वहीं पे अगर मान लीजिए b कुछ लिखा हुआ है x+4, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया x+4, पता नहीं x+4 पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी कुछ वैल्यूज के लिए x+4 निगेटिव भी हो सकता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है क्या? अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि 2/x इज ग्रेटर देन x/x+4, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते कि x को मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जब पॉजिटिव था तब तो ठीक है, पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन एज इट इज रह जाएगी, निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी साइन पलटेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। कब कर सकते हैं? जब हम श्योर हो साइन के बारे में। साइन के बारे में अगर श्योर है कि b हमेशा पॉजिटिव है तो कर दीजिए, b हमेशा नेगेटिव है तो भी कर दीजिए। इनइक्वालिटी साइन लेकिन पलटना ना भूलें, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन को पलट दें बिल्कुल, कब? जबकि b हमारा कैसा था? निगेटिव था। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे आपको सोचना है कि आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप ज्यादा क्लैरिटी से रिलेट कर सकते हो। b को इधर नहीं भेज रहे हो, आप ये सोचो कि आप b से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जब आप b से मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचोगे तो आपको तुरंत ये दोनों चीजें ध्यान आएंगी कि b मेरा कैसा है, पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे हम अवॉइड करेंगे, हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।